नमस्कार सभी को। तो पिछले हफ्ते मैंने एक पुस्तक पढ़ी जिसका कि नाम है ढलती सांझ का सूरज। ये मधु कांकरिया जी द्वारा लिखित एक उपन्यास है। इसके आवरण पर लिखा है सफलता, सार्थकता और किसान जीवन की वास्तविकता का द्वंद्व। मधु कांकरिया का ये कोई पहला उपन्यास है या पहली पुस्तक है जो मैं पढ़ा हूँ, और बेहतरीन। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। रात एक विचित्र स्वप्न देखा अविनाश ने। देखा कि लंबे समय तक भटकते हुए एक अज्ञात स्थान पर खड़ा हो गया है वह, एक बंद पुरानी घड़ी के नीचे, किसी धधकती हुई अर्थी के पास। किसकी है यह अर्थी? जब तक देख पाता वह कि नींद उचट गई। अविनाश, जो विश्व के सुंदरतम देशों में से एक स्विट्जरलैंड में रहता है, और एक रोज वो ऐसा ही एक स्वप्न देखता है, और उसके ही कुछ दिनों बाद उसके एक और मित्र अभिषेक की माँ का देहांत हो जाता है। और यह स्वप्न और यह खबर दोनों जैसे उसके हृदय में, उसकी चेतना में कौन जाता है, और एक गहवर में छुपा कोई भय जैसे अपना स्वरूप पा लेता है और सीने के पार हो दिलो दिमाग पर छा जाता है। क्या भय? लगभग 2 दशकों से अपनी माँ से मिलने की लालसा जो उसके भीतर, और कहीं न कहीं अपने इच्छाओं और आकांक्षाओं की दौड़ में अपने देश और अपनी माँ से दूर हो जाने की कसक जो उसके मन में है, जब वो कसक, वो लालसा एक भय का रूप ले लेती है, तब वही भय अविनाश को अपने देश, अपने माँ के पास लेकर आता है। अविनाश पहुंच चुका है अपने बचपन के स्मृति में, अपने शहर मुंबई में अपनी माँ से मिलने। कई कई स्मृतियां कौंध रही है, कई कई दृश्य बिंब उसके चारों तरफ नाच रहे हैं। बचपन की याद, पिता की याद, पुराना स्कूल, पुरानी प्रेमिका, बचपन की प्रेमिका, बचपन के दोस्त, और ना जाने क्या क्या। देश बदल चुका है 2 दशकों में। बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी इमारतें, और ना जाने क्या क्या। और यह देश जो उसका ही है, उसे बड़ा ही अजनबी सा लग रहा है। वो आगे बढ़ता है, अपने घर की ओर जाता है, अपनी अम्मा की खोज में। और मुंबई में अम्मा नहीं मिलती है। पड़ोसी से पता चलता है कि वो किसी पास के गांव में गई है। अविनाश वो गांव पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अम्मा वहां थी तो, लेकिन अभी नहीं है। वहीं उसे एक विचित्र सी बात पता चलती है कि अम्मा की एक बेटी भी है, पर उसकी तो कोई बहन नहीं है। अम्मा ने एक स्त्री को गोद ले रखा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। वो उनसे मिलने जाता है, और उसे पता चलता है कि उसके पति ने आत्महत्या कर ली, जो कि एक किसान। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। परिस्थितियों, प्रसंगों और किस्सों का एक एक किस्सों की एक श्रृंखला
निकल पड़ती है। कई कई किसान उसी गांव में, आसपास के कई गांव में आत्महत्या कर चुके हैं। वजह कर्ज और फसल खराब होना। तंत्र, समाज, मीडिया, सरकार सब उसके खिलाफ है। हरित क्रांति में जिस किसान के कंधे हल रख कर यह आह्वान किया गया कि हम अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए बहुत सारा अन्न उपजाएंगे, जिससे किसान किसान अमीर होगा या किसान का स्वाभिमान बढ़ेगा, कुचला नहीं जाएगा। लेकिन ये सत्य प्रतीत नहीं हुआ। उसी हरित क्रांति से उपजी कई पूंजीवादी कंपनियां आज किसान के अंतिम लहू के बूंद तक को निचोड़ लेना चाहती है। वही किसान जो अन्न उपजाता है लेकिन अन्न के लिए मोहताज। एक बड़ी सुंदर सी बात और बहुत ही विभत्स सी बात मधु कांकरिया जी ने उपन्यास में एक जगह पर कही है कि जो किसान कपास उगाता है उनकी पत्नियां सूती साड़ियां नहीं पहन पाती, बल्कि वो पॉलिस्टर की साड़ियां पहनती है, और वो भी को कई किस्तों में खरीद पाती। आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे, कई दफा रोएंगे। किसानों की आत्महत्या की कहानी, अम्मा के व्यक्तित्व की विराटता की कहानी, और अविनाश की सार्थकता की कहानी। जीवन की जिस निराशा, जीवन की जिस निरर्थकता से वह स्विट्जरलैंड में लड़ रहा है, उससे उबर कर वह भारत में आता है और अम्मा के ही जरिए इस सार्थकता को पाता है जो वह जीवन में प्राप्त करना चाहता है, जिस कारण से वो भटक रहा है। कहानी आगे बढ़ती है। अम्मा उस गांव में भी नहीं मिलती है। फिर उसे नया पता बताया जाता है अपने मामू के गांव। वहां जाता है, वह चौंक पड़ता है, अपने मामू से मिलता है जिसे वह लगभग भूल ही चुका है, और उसे बचपन याद आता है। मामू का स्नेह, अपना मेरा भाई, मामी जिनका कि देहांत हो चुका है, सब कुछ। और वहां भी वही किस्सा, सड़क नहीं, जल नहीं, और किसान आत्महत्या कर। पुलिस ऐसा केस नहीं बनाना चाहती जिससे सरकार को मुआवजा देना पड़े। वो हर तरह से आत्महत्या का कारण परिवार या कोई अन्य कारण बता देना चाहती। मधु कांकरिया काल, समय, परिस्थिति को जिस सत्यता और निरपेक्षता से लिखती हैं और कहती हैं, अद्भुत है। वो बहुत सुंदर है। यही इस उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग भी है, पहलू भी है। और वो जगह जगह पर उसी भारतीयता की वकालत करती हुई दिखती है जिसकी बात गांधी किया करते थे। उसी भारतीयता की वकालत करती दिखती हैं जिसकी बात प्रसाद किया करते थे। स्कंदगुप्त में प्रसाद कहते हैं कि एक और युद्ध चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर उसी युद्ध स्थल से थोड़ी दूर एक किसान हल चला रहा है। इस सुंदर दृश्य को वो इसी प्रकार के दृश्यों को वो कहती हैं, जैसे एक छोटे से प्रसंग से वो इसको उकेरती हैं कि कैसे पहले कोई व्यक्ति अगर अपने घर आता था
कोई दुल्हन अपने घर आती थी या कोई मेहमान घर आता था तो उसे सबसे पहले कुएं की पूजा कराई जाती थी। तो हम भारतीय जो आ, पेड़, पशु, पक्षी, प्रकृति, जल जंगल को पूजने वाले थे, आज बदल गए। पूर्वी संस्कृतियों के आदर में वो अम्मा को स्थापित करती है। बुद्ध और विवेकानंद की अनुयायी अम्मा की विराटता और कैसे वो आस मुंबई में रहती हैं लेकिन आसपास के किसानों की सहायता करती हैं, आदिवासियों से मिलती है। एक ऐसी माँ जिसका कि पुत्र बहुत दूर देश में रहता है, वो कोई शिकायत नहीं करती है, वो औरों के लिए काम करती है। विवेकानंद के सिद्धांत कि सन्यास वो नहीं कि जंगल जंगल भटकना, हिमालय की गुफाओं में जाकर खो जाना, बल्कि समाज में उतर समाज के लिए काम करना, व्यक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रकृति के लिए। और इसी सिद्धांत को, और बुद्ध का भी सिद्धांत यही है, इसीलिए वो संघ की स्थापना करते हैं। संघ हर वो कार्य करता है जो समाज के लिए आवश्यक है, चाहे वो कॉमर्स का भी काम क्यों नहीं हो। संघ कॉमर्स तक का काम किया करता था। तो इसी विचार को अम्मा लेकर चलती है। और जब अविनाश ये सब जानता है तो वह अम्मा की विराटता से चकित हो जाता है। कहाँ तो वह पता नहीं किस भुरभुरे सपने के लिए स्विट्जरलैंड चला गया और वह अपने जीवन से लगभग ऊब चुका है। आत्महत्याओं के किस्सों में वह स्विट्जरलैंड को याद करता है और स्विट्जरलैंड को याद करते हुए उसे बहुत अजीब लगता है कि स्विट्जरलैंड में लोग क्यों आत्महत्या किया करते हैं। जीवन में कोई अभाव नहीं, शायद जीवन की निरर्थकता से ऊब कर वो आत्महत्या कर लिया करते हैं। और यहाँ एक पूर्व और पश्चिम का द्वैत स्थापित करने की कोशिश की गई है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, दाम्पत्य के स्तर पर हो, प्राकृतिक स्तर पर हो, कई कई स्तरों पर। ये एक सुंदर प्रयोग जो मधु काकड़िया जी करती हैं, बीच बीच में कई कई बार करती हैं। फिर वो अम्मा उसे अपने मामू के यहाँ भी नहीं मिलती है और फिर वो रामेश्वरम जाता है कि उसे पता चलता है कि माँ बोध गया से रामेश्वरम की यात्रा कर रही और माँ रामेश्वरम में भी नहीं मिलती है। फिर वह मुंबई लौट आता है और उसे ज्ञात होता है कि माँ तो उसके आने से कई दिनों पहले ही गुजर चुकी है। वह सन्न रह जाता है। आखिर माँ ने ये सब क्यों किया? अगर माँ जा चुकी थी तो उसने क्यों कहा कि मैं उस गांव में हूँ, फिर मामा के यहाँ गया और फिर वहां से रामेश्वरम? क्योंकि माँ चाहती थी कि अविनाश इस देश को देखे, इस देश की परिस्थितियों को देखे, इसके दुख से रूबरू, दुख, कष्ट, यातना जब तक आप खुद नहीं झेलते तब तक आपके लिए वो कोई चलचित्र की तरह हो सकता है, एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो सकता है। दिल्ली में बैठकर कई कई बुद्धिजीवी कई कई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाते रहते हैं। स्विट्जरलैंड में बैठकर, कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में बैठकर, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री अफ्रीका में भूखों और वंचितों की बात करते हैं, यतीमों की बात करते हैं। अम्मा
वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से बाहर लाना चाहती थी। वो एक रूहानियत कहीं न कहीं हर वो भारतीय जो बहुत दूर रहता है, जो भुखमरी को और गरीबी को इस तरह से देखता है और उसके लिए वो सिर्फ केवल एक चलचित्र होता है, उससे बाहर निकलवाना चाहती थी अविनाश। परंतु अविनाश अम्मा की इस मौत की खबर से बहुत ही दुखी होता है और लगभग नैराश्य की अति तक पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि अम्मा की मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई, तो वो और अधिक बौखला जाता है। उसे समझ नहीं आता कैसा यह देश। एक तरफ रामेश्वरम में जब उसे इस देश को देखकर इस देश के दर्शन, इस भारतीयता से बहुत लगाव हो जाता है, तो दूसरी तरफ इन सब चीजों को देखकर सरकार तंत्र लगभग हर कुछ जो इतनी अव्यवस्था के साथ चल रहा है उसे देखकर बहुत क्षोभ होता है, बहुत क्रोध आता है। मधु कांकरिया का देश प्रेम बहुत भिन्न है। राष्ट्रवाद जिसे आप राजनैतिक रूप से प्रयोग में ला सकते हैं। मधु कांकरिया का राष्ट्रवाद, मधु कांकरिया का देश प्रेम उसकी संस्कृति के लिए है, उसके दर्शन के लिए है, जो एक जीवटता सिखाती है, संघर्ष की सुंदरता को दर्शाती है और हम प्रकृति से कितने नजदीक रहकर जीवन जी सकते हैं, प्राकृतिक समरसता में जी सकते हैं, इसकी बात करती। उन्हीं दिनों एक प्रसंग में वो कहती हैं कि कैसे हिंदू धर्म के राजनीतिकरण के रूप में मिलिटेंसी बढ़ रही है। अभी मिलिटेंसी का ही एक उदाहरण, इस्लाम के मिलिटेंसी का उदाहरण हम कुछ दिन पहले देख चुके हैं और इस ओर इशारा करती हैं वो कि कैसे हिंदू धर्म में मिलिटेंसी बढ़ रही है और इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है और ये बुरा है। ये किसी भी धर्म, किसी भी विचार, भले ही इस धर्म में, इस संस्कृति में बहुत तरह के विकार हों, लेकिन जैसे ही संस्कृति में मिलिटेंसी का प्रवेश हो जाता है, ये संस्कृति जो किसी के अनुसार शायद 5,000 6,000 या उससे भी पुरानी है, उसका अंत होना तय है। क्योंकि हर उस संस्कृति का, हर उस विचार का जिसमें मिलिटेंसी आ गई है, उसका अंत हुआ है, चाहे इसके पीछे कोई भी तर्क हो। तो इसकी वकालत करती हुई दिखती हैं कि धर्म में केवल राजनीतिक लाभ के लिए जो मिलिटेंसी पैदा हो गई है, उससे उतरकर बुद्ध और विवेकानंद की ओर जाने की आवश्यकता है। और अविनाश की यात्रा ऐसे ही बढ़ती है। अविनाश खुद को बहुत कोसता है और खुद में बहुत लघुता महसूस करता है, परंतु अम्मा जिसके पास बहुत धन भी नहीं था, संसाधन के स्तर पर शायद कुछ भी नहीं था, उसके भीतर इतनी करुणा, और करुणा ही नहीं, वो कार्य में भी परिणित होती रही। यह देखकर उसके अंदर एक प्रकाश जागता है, नैराश्य से वह बाहर आता है और फिर वो काम करने में लग जाता है। अपने मामा के गांव चला जाता है। वो पहले तो कई तरह के वापों से गुजरता है। शुरू में वह गांव में संघर्ष करता है जीने के लिए। कहाँ स्विट्जरलैंड में रहने वाला लड़का गांव में खटिया पर सो रहा है और अन्य 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 अनेक तरह की दुश्वारियां। लेकिन अपने अम्मा की विराटता का एक छोटा सा अंश
जो उसके भीतर भी जागृत हो उठा है, और वो उससे सब कुछ करवाता है। इस बीच वो अपने परिवार से, अपनी पत्नी से ईमेल पर बात किया करता है, उसे यहाँ का हाल बताया करता है, और अपने विदेश के दोस्तों के साथ और अपनी पत्नी के सहयोग से भी एक फाउंडेशन खड़ा करता है, और फिर किसानों की सहायता शुरू कर देता है। और यही अब उसके जीवन की सार्थकता में परिवर्तित हो जाता है। इसी बीच एक और प्रसंग, जिसकी मैं चर्चा अधिक नहीं करूंगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि स्विट्जरलैंड में ही उसे एक और स्त्री मिलती, जिसका कि नाम मारिया है, जो स्वरूप से भारतीय दिखती है। उसके माँ बाप स्विस हैं, और एक रोज उसे पता चल जाता है, और वो हर वर्ष अपने माँ को खोजने के लिए भारत आया करती है, और वो अविनाश को ईमेल भेजती है, और ईमेल का जवाब, जो एक छोटा सा जवाब भेजता है अविनाश की एक कड़ी मैं पढ़कर सुनता हूँ बस। हम काल के अनंत प्रवाह में इस धरती पर तैरते एक बिंदु भर हैं। हमें अपनी इच्छा के बिना ही जीवन में जीने के लिए ढकेल दिया जाता है। क्या यह हमारे हाथ में है कि हम अपने जन्म का समय, परिस्थिति, स्थान या माँ बाप तय करें? इसलिए अम्मा ना भी मिले तो भी अम्मा या अपनी जड़ों को लेकर तुम परेशान मत होना। तुम जलकुंभी की तरह बनना, जो जहां होती है वहीं अपनी जड़ें फैला लेती है। तब शायद तुम एक संकीर्ण सत्य से मुक्त होकर बृहद सत्य के सामने आ खड़ी हो। यह जीवन ऐसा ही मिलता है हम सब, जिसमें कुछ ना कुछ हमसे हमेशा ही छूटा हुआ रहता है। इसी अधूरेपन का जिंदगी है, और जिस अधूरेपन को अविनाश झेल रहा है, अपनी अम्मा से नहीं मिल पाने की जो एक कसक है, जिसके कारण ये अधूरापन उसके मन में है, उससे उसे वह अम्मा के ही दिखाए रास्ते को कार्य में परिणत कर भर देना चाहता है। तो वह मामा के गांव के किसानों के लिए रोड बनवाता है, उनकी सहायता से तालाब बनवाता है। फिर जहाँ उसकी बहन, जिसे अम्मा ने गोद ले रखा है, उसके गांव जाता है, और अन्य कई गांवों में अनेक तरह के कार्य करता है। अपने विदेशी और भारतीय मित्र भी उसका सहयोग करते हैं, और अंत में एक बहुत ही अजीब घटना घटती है कि मामी तो चल बसी है। उसका भाई, मेरा भाई, जो कि शहर में काम करता है, टावर पेंट करने का काम करता है, वह एक दिन टावर से गिर जाता है, और उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ अविनाश तंत्र से सीधे दो चार होता है। वो ठेकेदार कैसे अट्टहास कर यह बताता है कि वह पहले से सब कुछ लिखवा चुका है, कानूनी रूप से पुष्ट है। यहाँ मधु कांकड़िया एक बात कहती है कि कैसे जब व्यक्ति का पेट भर जाता है तो वह निर्दयी हो जाता है। बहुत अधिक संपदा और संसाधन भी अगर व्यक्ति के पास हो, अगर वह जमा कर ले, तो यह भी उसे निर्दय बना देता है। और यही उस ठेकेदार के द्वारा वो कहना चाहती है।
अंत में चीकू, जो उसका ममेरा भाई है, उसके इंसाफ के लिए वो लड़ता है, और वह अन्य जो लोग गांव से शहर जाकर काम करते हैं उन्हें भी गांव लौटा कर लाने में सफल होता है। कई तरह के किसान निधि कार्यक्रम और अन्य किसी कृषि विशेषांक अ, कार्यक्रम हुआ करता है, और हर तरह से किसानों के लिए कार्य करता है। और क्या वो अंत में स्विट्जरलैंड लौट जाता है? पता नहीं, इस उपन्यास में नहीं पता चलता है। उसके मामा के कई कई बार कहने पर भी वह नहीं लौटता है, क्योंकि वो अपने जीवन की सार्थकता को यहीं अपनी मिट्टी में, जहाँ से वह उपजा है, वहीं पा लिया है। क्या उसे लौटना चाहिए या नहीं लौटना चाहिए, इसका निर्णय लेखिका हम पर छोड़ देती है, और उपन्यास खत्म हो जाता है। उपन्यास के शुरू में एक प्राक कथन है, जिसमें लेखिका खुद इन गांव में, मराठवाड़ा के इन गांव में जाती है जहां किसानों ने आत्महत्या की। और इस उपन्यास में जो पात्र आपको मिलेंगे, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो सच में जीवित पात्र है। यही खूबसूरती है इस उपन्यास की। और कई तरह की चीजें क्या नहीं है, भारतीयता का सुंदर गान, प्राकृतिक चेतना, समाज, सरकार, तंत्र, मीडिया की जिम्मेदारियों का हलफनामा, और व्यक्ति के उस स्वयं से विराट की यात्रा। बहुत सुंदर। धन्यवाद। आप अवश्य इस उपन्यास को पढ़ें और मुझ तक पहुंचाएं कि आपको ये कैसा लगा।